Guys, topic is elasticity. पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी. देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी मतलब तुम्हारा रोटेशन तो सब मोह माया है. क्यों? रोटेशन में क्या था? रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज. यस सर. रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज. मैं कह रहा हूं यहां पर रिजिड बॉडी होती ही नहीं है. एवरी बॉडी हैज गॉट सम इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो इलास्टिसिटी को कोई डिफाइन करना चाहे तो क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which body regains its original shape oblique size after the removal of deforming force. ठीक है. इलास्टिसिटी, बाय गॉड क्या डेफिनेशन से लिख दी. इतनी थ्योरी तो मैंने कभी नहीं पढ़ाई. कुछ कुछ समझ में आया? यहाँ पर दो चीजें आ समझ गई. गए सर. ओरिजिनल शेप और साइज एक चीज, और डिफॉर्मिंग फोर्स एक और चीज. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ भाई. मान लो हमारे पास ये दीवार है और दीवार से मैंने एक रॉड ऐसे डाल दी. ठीक है. और यहां से एफ लगा दिया. तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि दीवार पे तुमने इसे फिक्स किया हुआ था, तो दीवार से भी ऐसे एफ लगेगा या नहीं लगेगा? सो दिस एफ इज बेसिकली योर डिफॉर्मिंग फोर्स. सर ये दोनों को मिला के डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे. हाँ, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स एफ बोलेंगे. कहने का मतलब है दोनों तरफ से लगनी चाहिए. दोनों तरफ से लगना बहुत जरूरी है. कि अगर मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे भी कर सकते थे कि ये रॉड ली और ऐसे एफ लगा दिया. ऐसे एफ लगा दूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं इधर से भी एफ लग जाएगा, धक्का मर पड़ेगा इस पे, दोनों तरफ से एफ लगेगा. दिस एफ इज योर डिफॉर्मिंग फोर्स. इज दैट फाइन? मतलब अगर कल कोई कहे कि ये बॉडी ली और इस पे एक एफ लगा दिया, सो टेक्निकली इस एफ को डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं बोल सकते. दोनों तरफ से लगना जरूरी है. डिफॉर्म तो तभी होएगा या नहीं होएगा? यस सर. यस सर. यस सर. इसमें इस केस में नहीं बोल सकते नॉट डिफॉर्मिंग फोर्स. देखो, अब कोई इस वीडियो को देख रहा होगा और इसमें कमेंट मारेगा कि भाई ये सर ये गलत है. यार हर चीज को उस पॉइंट पे देखो. थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद मैं क्वेश्चन में कराऊंगा कि इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे निकाली जाएगी. इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स, इसमें भी डिफॉर्मिंग फोर्स आएगी, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स एफ नहीं होगी, कुछ और होगी. तो उसको मैं बाद में सिखाऊंगा कि कैसे निकाली जा सकती है. लेकिन आज की डेट में तो ये मान के चलो, जो अभी चैप्टर शुरू हुआ है, टॉपिक शुरू हुआ है, तो ये मान के चलो कि दोनों तरफ से एफ लगना जरूरी है. तभी हम ये कह सकते हैं कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है. हाँ या ना? एक तरफ से लगा के नहीं कह सकते कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है. एक तरफ से लगा के डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे निकाली जाती है, वी विल स्टडी लेटर ऑन. चलेगा ये चीज एवरीबॉडी? यस यस सर. ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला, आई डोंट वांट एनी फालतू का कमेंट्स कि भाई क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो आपने गलत बता दिया, ये तो गलत बता दिया, इसमें भी तो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है. यार आएगा ना, धीरे धीरे बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे. ठीक है.
तो एक चीज तो ये सीख ली कि ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, और ऐसे एफ लगाया। फिर से डायग्राम बनाओ, जितनी बार डायग्राम बनाओगे उतना पक्का होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ से एफ लग जाएगा, एंड दिस एफ इज योर डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये एफ क्या करेगा, ये इस बॉडी को खींचेगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे देखा जाए तो देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स जो ऐसे लग रही है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, इसके अंदर यहां से एफ लग रहा है, एक अंदर एक फोर्स डेवलप होने लगेगा विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। हम ये मान सकते हैं कि इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स मान लो रिस्टोरिंग फोर्स से बड़ी है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर की तरफ मूव करेगा, करेगा। अभी तो रिस्टोरिंग फोर्स थी ही नहीं, अभी तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 थी, अभी थोड़ी सी आ गई जब ये यहां से यहां चला गया। अब थोड़ा सा और आगे जाएगा, अब थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब अभी भी मान लिया मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ी है। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन आगे जाता जाएगा जब तक क्या ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, दोनों इक्वल। दोनों इक्वल ना हो जाए। अब ये एक केस आएगा जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे इस क्रॉस सेक्शन पे। यहां पर अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूं, इफ आई रिमूव एफडी, इफ आई रिमूव एफडी, कैन आई से एफ आर विल स्टिल बी एक्टिंग? हाँ या ना? यस सर। ये Yes, रिस्टोरिंग sir. फोर्स क्यों आ गई है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ गया होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ गया होगा। पहले मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे थे, अब ये दूर दूर हो गए होंगे। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब ये वापस आना चाह रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल साइज। हाँ या ना? आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। गॉट इट और नॉट? यही मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि इसके कारण क्या डेवलप हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। क्या चीज डेवलप हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? Yes, sir. ओके। सपोज करो, अच्छा शेप और साइज, मैंने दो वर्ड यूज करे, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज। इसमें भी प्रॉब्लम है। मान लो हमने मान लो हमने ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, इससे तो क्या चीज चेंज हो रही है? साइज चेंज हो रहा है। बोलो हाँ। हाँ, लेंथ चेंज हो गई ना, साइज चेंज हो गया। शेप कैसे चेंज हो सकती है? शेप कैसे चेंज हो सकती है? मान लो हमारे पास यही सिचुएशन है और मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा दिया, हाँ या ना? यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स्ड है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं इसके कारण इस बॉडी की हालत कैसी हो जाएगी? कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। एवरीबॉडी गॉट इट? सर यहाँ पे एफडी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा जहां से पॉइंट फिक्स्ड है। हाँ, लगना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा। एफ नेट तो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा। एक बार डिफॉर्म हो गया उसके बाद ये चल थोड़ी रहा है। गॉट इट और नॉट? यस सर, ठीक है। Yes, sir. तो मैं ये कह सकता हूं इस ऐसे अगर एफ डी लगाया, ऐसे अगर एफ डी लगाया, तो इसने क्या चेंज किया है? शेप चेंज किया है। इसने क्या चेंज किया है? शेप चेंज किया है।
ठीक है एवरीबॉडी। यस सर। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके से एफ लगाया जा सकता है, दो तरीके से एफ लगाया जा सकता है कि सपोज करो ये रॉड है, ये रॉड है, या तो इस पे ऐसे एफ लगा दूं, या ये रॉड है, या मैं इस पे ऐसे एफ लगा दूं, चलेगा इस क्रॉस सेक्शन पे। अब एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। हालांकि इसके अंदर और टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले तो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होता, रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, लेकिन हम इसको बस फील के लिए ऐसे ही बना देंगे जैसे मैंने बनाया हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरे तरह का स्ट्रेस हो सकता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, दूसरे तरह का स्ट्रेस हो सकता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस तो ये वाला केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, and this is the case of tangential stress. टेंजेंशियल स्ट्रेस का एक और नाम होता है shearing स्ट्रेस। क्या नाम होता है, shearing स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड shearing स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो ध्यान रखना दोनों में एरिया सेम ही है, ये वाला एरिया से डिवाइड करोगे तो हम ये कहेंगे यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस हो गया F अपॉन ए, और यहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया F अपॉन ए। हालांकि ये टेक्निकली सही नहीं था, बताओ सही क्यों नहीं था, कोई बताएगा क्यों, क्यों टेक्निकली सही क्यों नहीं है। मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कर दिया, जबकि ये डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता, यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। समझ में आई बात है नहीं? पर रिस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स तो दोनों सेम ही है ना। एग्जैक्टली, इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा, जब वो खिंच जाएगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स सेम मैग्नीट्यूड रहेंगे। का हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि यहां पर इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिया एवरीबॉडी? सर एक लिख लिया सेकंड सर। सर। हो गया सर। हो गया ना, गुड। अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक ब्लॉक को मैंने जमीन पे रख दिया, नीचे वाले फेस को फिक्स कर दिया, और हमने यहां पर ऐसे एफ लगा दिया, और ये एंगल दे दिया सपोज थीटा। कौन सा एरिया लेंगे बेटा, एरिया यही वाला लोगे ना, हाँ या ना? यस तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल लो, फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल लो, ये हो गया इधर की तरफ एफ कॉस थीटा, और एक हो गया नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। तो इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा,
एफ कॉस थीटा अपॉन सेम एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको ट्विस्ट करने में हेल्प करेगा, एम आई राइट? ट्विस्ट करेगा ना, टेढ़ा कर देगा इसे। और नॉर्मल स्ट्रेस इसके लेंथ को चेंज करेगा। कौन से लेंथ को चेंज करेगा? इस वाले लेंथ को चेंज करेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. नॉर्मल स्ट्रेस एल नॉट को चेंज करेगा। ठीक है, यहां तक एवरीबॉडी, यहां तक का समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। वैसे एक और तरह का स्ट्रेस भी होता है। सर हाँ बेटा। सर एक बार टेंजेंशियल ट्विस्ट मतलब वो तो बेंड कर देगा ना उसको? अरे बेंड करेगा, ठीक है यार, इसको बेंड कर दो यार, ऐसे कर देगा इसे, मेरे ख्याल से फील आ रही है। हाँ सर, मतलब अगर वो डेड सेंटर में हुआ तभी, अगर एक तरफ हुआ तब वो शायद ट्विस्ट कर जाए। एग्जैक्टली, मतलब ट्विस्ट इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट वर्ड, लेट अस से दैट, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो, देखो थोड़ा सा दिमाग में पिक्चराइज करते हैं, एक तीसरे तरह का स्ट्रेस भी होता है, इसे बोल दो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कि मान लो मैंने कुछ बॉडी ले ली, मान लो मैंने कुछ बॉडी ले ली और उसके अंदर प्रेशर है P, बाहर भी प्रेशर है P, ये P इंटरनल हो गया, ये P एक्सटर्नल हो गया। अब इस बॉडी के इस छोटे से एरिया को स्टडी कर रहा हूं, इस बॉडी के इस छोटे से एरिया को स्टडी कर रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अंदर से फोर्स लग रही होगी ऐसे, परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है ना, P इंटरनल इंटू D एरिया, और बाहर से फोर्स लग रही होगी P एक्सटर्नल इंटू D एरिया। अभी इक्विलिब्रियम है, अभी इक्विलिब्रियम है, तो हम ये कह सकते हैं P इंटरनल इज सेम एज P एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हैं इक्विलिब्रियम में। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। अब मान लो मुझे इसे डिफॉर्म करना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बाहर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दो, P एक्सटर्नल को, एक काम करो ना, पहले तो ऐसे बोल दो कि ये छोटा सा एरिया था, ये छोटा सा एरिया था, इससे अंदर से फोर्स लग रहा है PDA, बाहर से फोर्स लग रहा है PDA, चलेगा? अब मैंने बाहर के प्रेशर को चेंज करके बोल दिया P प्लस DP, ये चेंज कर दिया, तो अब बाहर से फोर्स कितना लगेगा? P प्लस DP इंटू DA। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। PDA कट गया, PDA कट गया, तो हम कह सकते हैं छोटा सा फोर्स जो इसको डिफॉर्म कर रहा है वो कितना हो जाएगा? DP इंटू DA। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर। गॉट इट और नॉट? दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चेंज इन प्रेशर इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यार असलियत में ना ये नॉर्मल स्ट्रेस में ही कवर हो जाना चाहिए, बताओ क्यों? ये भी तो नॉर्मली लगेगा सरफेस के। बोलो यस हाँ। सर। गॉट इट और नॉट? यस सर। ये भी तो, ये वाला फोर्स भी तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ही लगेगा एरिया के, हाँ या ना? रादर ये कहो कि थोड़ा सा ना दिमाग में कैटेगराइजेशन करते हैं कि देखो ऐसा है, स्ट्रेस होता है दो ही तरह का होता है, या तो नॉर्मल स्ट्रेस, या तो नॉर्मल स्ट्रेस, या टेंजेंशियल स्ट्रेस। चलेगा यहां तक? टेंजेंशियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलेगा ये भी?
ये लॉन्गिट्यूडनल कौन से वाला हो गया जो लेंथ चेंज कर रहा था? लॉन्गिट्यूडनल कौन सा हो गया जो लेंथ चेंज कर रहा था कि भाई अगर ऐसे बॉडी ली, रॉड ली और इसको इधर से F लगा दिया, इधर से F लगा दिया, तो हम कहेंगे F अपॉन एरिया। F अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलेगा यहां तक? और Yes, वॉल्यूमेट्रिक क्या हो जाएगा कि कोई बॉडी है और अंदर प्रेशर P था, बाहर P था, अब प्रेशर को P प्लस DP कर दिया, बाहर के प्रेशर को, तो हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। हाँ या ना एवरीबॉडी? यस सर। और ज्यादा कैटेगराइजेशन करना है तो लॉन्ग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो एक तरीके से ये हो गया ना कि मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो डेल्टा एरिया है उस पे वही लॉन्गिट्यूड, हर डेल्टा एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है, मतलब एग्जैक्टली यही कह सकते, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, Normal नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वाले में भी दो तरह का हो सकता है, सही देखा जाए तो। एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। जैसे ये वाला केस था, ये कौन सा था? टेंसाइल। सर टेंसाइल। क्योंकि टेंशन की तरह हो गया ना, टाइट कर रहा है इसे। और कंप्रेसिव भी हो सकता है। कंप्रेसिव कैसे हो जाएगा कि तुमने ऐसे F लगा दिया, वो पुश कर रहा है उसे अंदर, पुश कर रहा है अंदर की तरफ। हाँ या ना? मतलब जरूरी नहीं है ना कि कोई चीज कंप्रेसिव झेल पाए तो टेंसाइल भी झेल पाए, या टेंसाइल झेल पाए तो कंप्रेसिव भी झेल पाए। समझे नहीं? समझे नहीं? जैसे जैसे वायर है, वायर है, वो टेंसाइल तो झेल सकता है, कंप्रेसिव झेल सकता है क्या? नो सर। वायर No, को, sir. वायर को तुम दबाओगे तो यार वो स्लैक हो जाएगा, वो कहेगा भाड़ में जाओ। हाँ या यस ना? सर। Yes, रॉड sir. होगी, रॉड होगी तो टेंसाइल भी झेल लेगी और कंप्रेसिव भी झेल लेगी। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। And there are different kinds of material यार, there are different kinds of material which can क्या बोलते हैं withstand, कि जरूरी नहीं है दोनों का बराबर हो। जनरली तो मतलब बराबर, अभी आगे पढ़ाऊंगा ना तो ऐसे लगेगा जैसे बराबर ले लेते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं किसी का टेंसाइल ज्यादा है, कंप्रेसिव कम है, या कंप्रेसिव ज्यादा है, टेंसाइल कम है। जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट है, कंक्रीट का टेंसाइल अच्छा नहीं है, लेकिन कंक्रीट का कंप्रेसिव अच्छा है। हाँ या ना? Yes. यस सर। क्योंकि कंक्रीट को कंप्रेस करोगे तो वो झेल लेगा, लेकिन उसको खींचोगे तो वो कड़क होके टूट जाएगा, ब्रिटल है वो, टूट जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। सर वो सीमेंट के ऐड में भी तो बोलते हैं हाई हाँ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, अरे यार मैं टीवी भी नहीं देखता। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? कुछ कुछ तो स्ट्रेस का समझ में आ गया, कुछ कुछ तो स्ट्रेस का समझ में आ गया ना? सर Yes, टेंजेंशियल Yes, sir. वो नहीं है, सब कैटेगरीज तो नहीं है ना? ना चल ठीक है, अगला हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पहली चीज तो स्ट्रेन है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। It is defined as change in dimensions with respect to original dimensions. ठीक है, समझे नहीं भाई? ये रॉड थी, ये रॉड थी, अभी अभी बता देता हूँ, बहुत आसान है। ये रॉड थी और इसका लेंथ था L0, हमने ऐसे F लगा दिया, ये लेंथ चेंज कर लेगा, ये लेंथ होगी L0 प्लस डेल्टा L। सही है कि नहीं है? यस सर। तो strain is defined as, strain is in this case is defined as delta L by L0. Got it? Strain in this case is defined as delta L by L0. हाँ, ये बात अलग है, डेल्टा L टेक्निकली पॉजिटिव भी हो सकता है और टेक्निकली नेगेटिव भी हो सकता है। सर क्योंकि वो तो चेंज है एक टाइप से। हाँ, तो चेंज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि तुमने F को ऐसे की जगह ऐसे लगा दिया होता बेटा, ऐसे F लगाया होता, तो उस केस में तो ये हो जाता ना, छोटा हो जाता, Minus तो delta L. उसमें डेल्टा L नेगेटिव हो जाता ना। यस सर। गॉट इट और नॉट? यस Yes, sir.
क्या मैं कह सकता हूँ कि एक तरह का स्ट्रेन पढ़ा दिया मैंने, एक तरह का स्ट्रेन पढ़ा दिया, कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिख लिया सबने? लिख लिया सर। गुड गाइस, एक तरह का स्ट्रेन मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरा स्ट्रेन कौन सा हो गया? टेंजेंशियल। वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक ले लो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें क्या था कि कोई बॉडी थी और उससे अंदर से फोर्स लग रहा था ऐसे, पीडीए, छोटे छोटे एरिया पे, और बाहर से फोर्स लग रहा था P प्लस DP इंटू DA। चलेगा? तो उसके कारण क्या होगा? सब जगह से लग रहा है। इसमें वॉल्यूमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं? इससे वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसमें क्या होगा कि इनिशियल वॉल्यूम V0 था, तो बाद में वॉल्यूम हो जाएगा V0 माइनस डेल्टा V, नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। और अगर हमने P प्लस डेल्टा P की जगह P माइनस डेल्टा P ले लिया तो सब बढ़ जाएगी। बढ़ V जाएगी। प्लस हाँ, डेल्टा तो फिर V। तो ये बड़ा हो जाएगा। उस केस में ये ओरिजिनल वॉल्यूम से बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? यस तो ये सर। हो यस जाएगा सर। V0 प्लस डेल्टा V। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाय V0। दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर बाहर का प्रेशर कम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और बाहर का प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव आएगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। गुड, यहां तक का समझ में आ गया। तीसरा टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन। उस केस में क्या हो रहा है? ऐसे एफ लगा दिया, ये एरिया हो गया। इसके कारण से क्या हो जाएगा? ये टेढ़ा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। एवरीबॉडी एग्रीड? यस सर। यस सर। तो इसमें हम स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे? डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यही तो डिफाइन किया था हमने, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। इसमें जानते हो कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज दिस एंगल थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल स्ट्रेन। जिस एंगल से वो टेढ़ा हो गया, ध्यान रखना एंगल से डिफाइंड है। क्योंकि बहुत बार बच्चों में, मैंने इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, किताबों में लिखा होता है इसको बोल दिया x और इसको बोल दिया l, और वो कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं? स्ट्रेन इज x बाई एल। बेटा स्ट्रेन इज नॉट x बाई एल, स्ट्रेन इज थीटा ओनली रेडियन में। स्ट्रेन इज थीटा ओनली रेडियन में। प्रॉब्लम क्या है कि थीटा इज जनरली वेरी स्मॉल, और फिर टेन थीटा इक्वल टू थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन मार देते हैं, और टेन थीटा को लिख सकते हैं x बाई एल। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। यही बताया स्कूल में, तो उन्होंने x बाई एल बोला होगा। उन्होंने सीधा tan थीटा ही बताया, ये बताया ही नहीं कि सिर्फ थीटा भी होता है। वो सिर्फ थीटा ही होता है ठीक है, हमें बताया कि थीटा ही होता है, tan थीटा नहीं बताया। हाँ तो वो सही बताया, तुम्हें सही बताया। सर हमें तो x बाय एल बताया हाँ तो टारगेट। ये तो थीटा की इतनी बात ही नहीं की, सीधा x/l, मतलब जितना वो आगे बढ़ा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस थीटा होता है बेटा, थीटा होता है। क्या होता है? सर थीटा। होता है। थीटा। x बाई एल नहीं होता है। वो फिर बाद में थीटा को
टेन थीटा लिख देते हैं और फिर टेन थीटा को एक्स बाई एल लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा ट्रू भी नहीं होगा ना। अगर ये जेली ले लेता मैं, अगर ये जेली ले लेता तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा छोटा नहीं होगा, वो बड़ा भी हो सकता है। यस सर। तो फिर तुम टेन थीटा लोगे या थीटा लोगे? थीटा लोगे, ठीक है कि नहीं है? यस सर। ओके, यहां तक की तो आ गई, यहां तक का इंट्रोडक्शन हो गया। इस इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ खास नहीं बताया है। एक तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स समझाया है, कैसे देखते हैं, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है ये बताया है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। जैसे तुम कह रहे हो ना कि क्या बोलते हैं, तुम्हें टेन थीटा थीटा बताया है। भाई देखो, तुम 11th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो और नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं अपने से बताता हूँ, मैं 2000 के अंदर तैयारी स्टार्ट करी थी 99 में, 2 साल के बाद, मतलब 2-2.5 साल के बाद 1 साल ड्रॉप भी किया था, मेरा आईआईटी हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले क्वेश्चन भी निकल जाते थे। फिर आईआईटी गया, आईआईटी में एक कोर्स कराया था, कर रहे थे, सेकंड ईयर में कर रहे थे, सेकंड ईयर में कर रहे थे या थर्ड में कर रहे थे। तुम ये बताओ ना, मैं कुछ रिलेट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन स्केलर है या वेक्टर है? बताया मैंने? नहीं बताया ना? नो सर। नहीं बताया ना? जानने की जरूरत है, वैसे तो है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए जानने की जरूरत है। क्या आज से 20 साल पहले मेरे को पता था? नहीं पता था। मुझे कई बार बुरा ही लगता है कि टीचर बताना चालू कर देते हैं इस चीज को लेके, और मैंने आईआईटी में जाके पता किया। शायद मेरा आईआईटी में इसीलिए हो गया क्योंकि मेरे को नहीं पता था। तैयारी, इसका तो यूज ही नहीं आया। एग्जैक्टली, इसका यूज ही नहीं आएगा भाई। वहां पर जाके पता चला कि यार ये टेंसर होता है। और कई बार बच्चे मेरे से पूछते थे, सर हमारे स्कूल में बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर होता है। मैंने कहा बेटा वहीं पे आके उनसे पूछ लो कि यार टेंसर होता क्या है, ये बता दो। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई तुम में से कोई बच्चा मुझसे पूछेगा अभी कि सर ये स्केलर था, वेक्टर था, टेंसर, सर ने हमें तो टेंसर बोला है, तो भैया कोई जरूरत नहीं उसकी। क्या है? कोई जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत करो जो पढ़ा रहा हूं उस पर, कि जेई क्लियर कर लो, वहां पे जाके खुद ही बता देंगे वो कि भाई देख ऐसा है, जो तुम 11th-12th में पढ़ के आए थे ना, वो इतना एक्यूरेट नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है कि नहीं है? तुम्हें जितना आना चाहिए उतना बता रहा हूं मैं। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. अब मैं कह रहा हूं नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। मतलब इसको अगर एक नई चीज डिफाइन कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट कर दो, तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ बोलता है। गाइस हुक्स लॉ क्या कह रहा है भाई? जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। यही तो बोल रहा है, प्रोपोर्शन में होगा, कि जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उतना चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन होगा। बोलो हाँ। यस सर। यही तो बोल रहा है, एंड इट इज प्रीटी क्या कहते हैं, ऑब्वियस सी चीज भी है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर वाई एक्सिस पे मैं अगर स्ट्रेस बना लूं, वाई एक्सिस पे अगर मैं स्ट्रेस बना लूं और एक्स एक्सिस पे अगर मैं स्ट्रेन बना लूं, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिया है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिया है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलेगा? यस सर। वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवाने वाला ना अपने आप यहीं पे गलत करवा देगा। वो क्या करेगा तुम्हें पता है ना क्या करेगा?
XY Yes, को sir. उल्टा देगा। वो उल्टा कर देगा, वो यहाँ पे स्ट्रेन कर देगा पेपर वाला और यहाँ पे स्ट्रेस कर देगा, हाँ या ना? यस सर, तो और- 1 ही होगा वो। और ये इसकी स्लोप 1/e हो जाएगी। मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है ना भाई? ये स्ट्रेस को y बोल दिया, स्ट्रेन को x बोल दिया, तो y इक्वल टू mx है ना, स्लोप m हो गया ना, e हो गया स्लोप इस वाले के लिए। गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. ओके, लिख लिया यहां तक? हाँ सर। 1 सेकंड सर। गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? हाँ, मान लो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, और दो डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर मैंने ये अप्लाई किया, दो डिफरेंट मटेरियल्स पे मैंने ये अप्लाई किया, उन दो का ग्राफ ऐसे बन गया। अब इन दो ग्राफ्स को देख के मैं क्या बोल सकता हूं? समझ में आया मैं क्या बोलना पूछना चाह रहा हूं? कि भाई दो Plastic range. नहीं, मतलब तुम सोचो इन दो ग्राफ्स का मतलब क्या है। ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है। ये कहना चाह रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस था फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू पे मटेरियल 1 के अंदर डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होता है ना, स्ट्रेन डेल्टा L बाय L, वो ज्यादा है और दूसरे का डेल्टा L बाय L छोटा है। अब अगर मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया तो इसका डेल्टा L बाय L अभी भी छोटा है, इसका डेल्टा L बाय L ज्यादा है, हाँ या ना? अब मैं ये कह सकता हूं मटेरियल 1 ज्यादा, स्पेलिंग तो मेरे को याद ही नहीं आती, हिंदी तो लिखनी नहीं आता, ज्यादा खिंच रहा है, ज्यादा खिंच रहा है ना, Yes, sir. ज्यादा इलोंगेट हो रहा है। इसका मतलब सर M2 ज्यादा रिजिड है। बिल्कुल सही है बेटा, वो ज्यादा इलोंगेट हो रहा है ज्यादा, और वो लेस इलोंगेट हो रहा है, लेस इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, यही तो लॉजिक निकला है, नहीं निकला गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका कम होगा, इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, चलेगा? स्लोप से सोच लिया वो तो, Yes, हाँ या sir. ना? Yes, क्या sir. मैं कह सकता हूं जितनी बॉडी ज्यादा रिजिड होगी उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा? हाँ, ज्यादा Yes, बॉडी sir. रिजिड होगी उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ता जाएगा। सही है कि नहीं है? मतलब और Yes. ज्यादा रिजिड बॉडी हो गई तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. और लेस रिजिड बॉडी होगी तो ऐसा होगा। अब ये बता दो M1 और M2 में इलास्टिक कौन ज्यादा है? विच इज मोर इलास्टिक, M1 और M2? Sir, M1. M1 होना चाहिए। M1 M1 एंड M2 में से विच इज मोर इलास्टिक? बेटा M1 देखो, नहीं सुन लो, मैं तुमने ठीक है जनरली सबने M1 ही बोला है। मोर इलास्टिक इज M2। अब तुम कहोगे तो गड़बड़ है। It is problem is how physicists define elasticity and how a layman defines elasticity. Layman कहता है जो चीज ज्यादा खिंच जाए वो ज्यादा इलास्टिक, और फिजिसिस्ट कहता है जो चीज खिंचने को ज्यादा रजिस्ट करे वो ज्यादा इलास्टिक। समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. तो अब तुम ये बताओ इन दोनों में से रेजिस्ट कौन ज्यादा कर रहा है? M2. वो M2 वाला दूसरी कर रहा है। वाली डेफिनेशन एक बार दोबारा रिपीट करना सर। Something which resists deformation more, something that resists deformation is more elastic. Something that resists deformation, सर ज्यादा रिजिड भी M2 हुई और ज्यादा इलास्टिक भी M2 होगा। अरे तो जितना ज्यादा रिजिड है उसी को ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं वो।
अच्छा, तो स्ट्रेन और इलास्टिसिटी इनवर्सली वो होगा फिर, मतलब बेसिकली ये हो गया ना, विच रेजिस्ट, एक सेकंड पहले मैं लिख लूं यार वरना मैं भूल जाऊंगा। रेजिस्ट डिफॉर्मेशन मोर इज मोर इलास्टिक, ये पहले तो डेफिनेशन लिख लो, इज मोर इलास्टिक, फिर मैं समझा देता हूं। अरे इनके हिसाब से तो, फिजिसिस्ट के हिसाब से तो मोस्ट इलास्टिक बॉडी इज द परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब बोलो, a perfectly rigid body is the most elastic body in the sense कि it will not deform anything। वो जो, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेन बहुत कम होना चाहिए और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ सर, मतलब फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेल्टा एक्स सबसे कम होना चाहिए। एग्जैक्टली, चेंज इन लेंथ बहुत कम होना चाहिए फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, हाँ या ना? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से मोस्ट इलास्टिक वुड बी अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज मोस्ट इलास्टिक। तो सर हम लोग इसे एकदम ही उल्टा क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हमारा इलास्टिसिटी को परसीव करने का तरीका अलग है। हम तो ये कहते हैं अरे जो खिंच जाए वो ज्यादा इलास्टिक, जो ज्यादा खिंच गया वो ज्यादा इलास्टिक। वही कहते हैं यार जो खिंच गया नहीं है, जो खिंचने को अवॉइड करे वो ज्यादा इलास्टिक है। समझ में आ रहा है? तो स्कूल के अंदर या जेई के अंदर कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, एक रबड़ बैंड ले लिया और स्टील वायर ले लिया, विच इज मोर इलास्टिक? Steel wire. Steel wire. Steel wire. Obviously steel wire is more elastic because it resists deformation more, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, इस ग्राफ को थोड़ा और स्टडी किया। कौन सा ग्राफ? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी किया। ठीक है, इसमें ग्राफ ऐसे होता है, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे, ओके। ये ग्राफ ऐसा होता है, यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, यहां पर हुक्स लॉ वैलिड है। जहां पर लीनियर फंक्शन है, क्योंकि यहीं पे तो हमारा ऐसा होगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Yes, sir. ये इलास्टिक बिहेवियर हो गया, ये तुम्हारा इलास्टिक बिहेवियर हो गया, ये वाला तुम्हारा इलास्टिक बिहेवियर हो गया। और ये तुम्हारा प्लास्टिक बिहेवियर हो गया। प्लास्टिक वाला बिहेवियर भी तो होगा। एक सेकंड होल्ड करो गाइस, मेरी आंख में कुछ घुस गया है। हाँ गाइस, मैं ये कह रहा था, यहां तक तो हो गया इसका इलास्टिक बिहेवियर और ये हो गया प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है भाई, ऐसे सोचो कि हमारे पास ये वायर था, इस वायर को मैंने खींचना चालू किया ऐसे, एक लिमिट तक खींचूंगा, उसकी लेंथ चेंज होती गई, एक लिमिट तक खींचूंगा और फिर छोड़ दूंगा, तो वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ये यहां तक अगर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स पर यूनिट एरिया एंड डेल्टा एल बाय एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? कि अगर फोर्स पर यूनिट एरिया को मैंने कुछ वैल्यू थी उसको कुछ बढ़ा दिया तो वो भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. एक लिमिट के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, वो लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, यही तो हुआ। नोटिस करो ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है, कि अगर मैंने यहां से यहां तक का इंक्रीमेंट किया, पहले इंक्रीमेंट इतना कर रहा था तो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट हो रहा था लेंथ के अंदर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या मैं कह सकता हूं इंक्रीमेंट इन लेंथ ज्यादा हो गया, तो डायरेक्टली इसका मतलब हुक्स लॉ यहां पर वैलिड नहीं है, ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. इस पॉइंट को बोल देते हैं
इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्यों बोल दिया, या सॉरी इसको इलास्टिक लिमिट नहीं बोलते, इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इसको बोल देते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट का लॉजिक ये हो गया कि इसके यहां पे भी अगर छोड़ दूंगा यील्ड पॉइंट पे भी, तो भले ही इतने से पार्ट में, कितने पार्ट में, इस छोटे से पार्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, लेकिन छोड़ दूंगा तो ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, इस sir. यील्ड पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी वायर के अंदर। जैसे होता नहीं, वायर को खींचते गए, अब एक लिमिट तक तो था इलास्टिक लिमिट कि हुक्स लॉ वैलिड था, उसके बाद थोड़ा सा और खींचा, थोड़ा सा और में क्या होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड नहीं होगी, तुम्हारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, छोड़ दूंगा ना तो धीरे धीरे वो वापस ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने खींच दिया तो कहीं ना कहीं जहां पर इम्परफेक्शन होगी वायर में, वहां पर नेक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नेक। नेक बनने का मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे ये वायर था और उसको ज्यादा खींच दो तो जहां पे इम्परफेक्शन है वहां पर ऐसे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ या ना? नेक बन जाएगी। वो देखा होगा, अरे खिंच गया कहीं ना कहीं से, बहुत यस सर, यस सर। प्लास्टिक बिहेवियर दिखा दिया उसने, और उसका ऐसा हो गया कि वहां पर अब जहां पे ये नेक बन गई ना, वो यील्ड पॉइंट के बाद बनेगी। इसका मतलब अब मैं छोड़ भी दूंगा ना तो ये नेक हटेगी नहीं, ये नेक परमानेंटली बन गई है वहां पर। Yes, sir. ये नेक परमानेंटली बन गई है, अब ये वापस दोबारा हटेगी नहीं। हाँ या ना? तो यील्ड पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा कि उसको छोड़ भी दूंगा तो वो ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई तो कुछ बोलने वाला था, क्या बोल रहे थे भाई बताओ? नहीं, वो नेक समझ नहीं आ रहा था, अब समझ गया। समझ में आ गया ना? यस सर। परमानेंट सेट आ गया उसके अंदर, और उसके बाद इसको बोल देते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, कि इस पॉइंट पे वायर फ्रैक्चर हो जाएगा। किस किस को ये समझ में आया है? फ्रैक्चर मतलब टूट गया, कड़क। यस सर। ठीक है, सबको ये समझ में आया है? ठीक है। इस ग्राफ में एक ड्रॉप क्यों आया है? यार बात सुनो, बस होता है, मान लो इतना होता है। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ग्राफ को कोई जितनी जानकारी तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा मैंने बता दिया। उससे ज्यादा चाहिए तो आईआईटी में जाना, और वहां पर एक वो होता है ब्रांच, मेटल एंड मेटलर्जिकल साइंस वाले, उनके कोर्स करना, वो बताएंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मेरा दोस्त था, वो आई थिंक थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में उसके रूम में गया, वो बैठ के इस ग्राफ को स्टडी कर रहा है। भैया जी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहा है वो ग्राफ का, यहाँ पर दो का कंपेयर कर रहा है, फिर यहाँ का कुछ कंपेयर कर रहा है, फिर यहाँ का कुछ कंपेयर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये? तो मैं भाग लिया उसके रूम से। मैंने कहा देख कैसा है, मैं मैथ वाला हूँ, मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये नहीं जानना। तुम्हें जितना जानना था मैंने बता दिया कि अच्छा ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफ फॉर दैट और नॉट? यस सर। Yes, sir. ओके। तीसरी चीज मैंने कहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इनका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था ही। कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो गया? y से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जैसे मान लो f इधर लगाया, f इधर लगाया, और हम ये कहेंगे ये लेंथ चेंज हो गया, ये लेंथ चेंज हो गया, f इधर लगाया, f इधर लगाया, और हमने कहा कि लेंथ L नॉट की जगह हो गया L नॉट प्लस डेल्टा L। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हो जाएगा F बाई ए और स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L बाई एल। चलेगा? यस सर। ध्यान रखना यंग मॉड्यूलस इज अ ह्यूज वैल्यू, जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 11।
जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 11। बड़ी वैल्यू होती है, छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया? 3 तरह के मॉडुलस बनेंगे, नहीं बनेंगे ये बता दो। लॉन्गिट्यूडनल के लिए बनेगा यंग मॉडुलस, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक के लिए बनेगा बल्क मॉडुलस, और उसके बाद टेंजेंशियल के लिए बनेगा शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो 3 डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक होगा यंग मॉडुलस, एक होगा बल्क मॉडुलस, और एक होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। चलेगा एवरीबॉडी? ठीक है, तो यंग मॉडुलस मैंने डिफाइन कर दिया। यंग मॉडुलस क्या हो गया? F/8 डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L0। ठीक है यहां तक? कौन सा बताया आपने? अरे यार लॉन्गिट्यूडनल वाला बताया है, उसमें यंग मॉडुलस होता है, y होता है। ठीक है, नहीं सर, मॉड्यूलस के बाद में लिखा है आपने। अगला मैं बताऊंगा बल्क मॉडुलस, अगला मैं बताऊंगा शियर मॉडुलस। ठीक है, ठीक है सर। तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या बन रहा है? F इज इक्वल टू YA/L0 इंटू डेल्टा L, YA/L0 इंटू डेल्टा L। चलेगा यहां तक भी एवरीबॉडी? गाइस अरे यही तो Yes, सही sir. फॉर्मूला तो बनाना। यस सर। F इज इक्वल टू यस सर। YA/L0 इंटू डेल्टा L। यार इसको देखते हुए कुछ दिमाग में आ रहा है? ये एक तरीके से स्प्रिंग फोर्स जैसा फॉर्मूला बन गया। F इज Yes, इक्वल sir. टू KX, X हो गया इलोंगेशन, X हो गया इलोंगेशन, और ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। वो भी तो एक टाइप से हुक्स लॉ ही होता था। है? वो भी तो हुक्स लॉ ही होता था। हाँ वो भी हुक्स लॉ ही होता था। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? YA/L0। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? YA/L0। अब तुम कहोगे ये मैं ऐसे रिलेट करके क्या दिखाना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कल कोई कह दे कि ये मेरे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट है K और इसका लेंथ है L0, और मैंने इसको काट दिया स्प्रिंग को 2 हिस्सों में। एक स्प्रिंग ले लिया मैंने L0/3 का, और एक स्प्रिंग कर दिया मैंने 2L0/3 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3K, और इसका स्प्रिंग Yes, sir. कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3K/2। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L0/3। सो कैन आई से K1 इज 3K? किस किस को ये समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो मतलब अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देता, इक्वल 2 हिस्सों में तोड़ देता, तो मैं कह सकता हूं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K और 2K हो जाता। मैंने पहली बार कटिंग ऑफ स्प्रिंग कराया है। हालांकि कुछ लोग इसको वर्क एनर्जी में करा देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता वर्क एनर्जी में कराना। मुझे लगता है तब थोड़ा सा रिलेट कर पाओ तब जाके फायदा है कराने का। ठीक है, तो पहली बार मैंने स्प्रिंग को काटना सिखाया है। वो क्या नहीं में ऐसे करवाते हैं? अरे कई बार क्वेश्चन वर्क एनर्जी में आते नहीं है, जैसे मैंने कही थी कि भाई स्प्रिंग पे आके बॉडी टकराई, फिर वो दब गई, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग है। फिर क्वेश्चन बनाने वाले ने बना दिया, बनाने वाला तो बना ही सकता है कि भाई बॉडी आई, स्प्रिंग जो लगाया था ना उसको मैंने आधे में काट दिया था, अब बताओ मैक्सिमम कितना दबेगा। तो पहली बात तो आधे में काट दिया था, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेना 2K, तो फिर सॉल्व करोगे। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वर्क एनर्जी में नहीं डाला। मैंने कहा यार फिर मेरे को बताना पड़ेगा स्प्रिंग काटते हैं तो क्या होता है, फिर बच्चों को रटवाना पड़ेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हाँ या ना? Yes, sir. मैंने कहा बेटर होगा वो कब बताऊं? इलास्टिसिटी में बताऊं, जब मैं एक तरीके से बोल भी पाऊं कि एक रॉड भी स्प्रिंगी है और स्प्रिंग कांस्टेंट उसका कितना होता है? YA/L। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? तो रिलेट भी कर पाएंगे, Yes, sir. उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रादर देन कि मैं जबरदस्ती वर्क एनर्जी के अंदर सिखा रहा हूं कि यार स्प्रिंग काट दोगे तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कर दोगे तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कर दोगे तो क्या होगा। मैंने कहा ना वी विल टॉक इन इलास्टिसिटी, मे बी नॉट इन इलास्टिसिटी,
सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मैं एसएचएम में कराऊंगा, अभी क्यों कराऊं? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। तो Yes, सर sir. स्प्रिंग का अगर हम वेरी वेरी शॉर्ट लेंथ लेंगे DL, तो उसका तो वो तो रिजिड बॉडी हो जाएगी फिर। अरे यार वो भी थोड़ा सा खींचेगा, डीएल के अंदर डीजेड का इलोंगेशन मान लेना। हाँ वो हो सकता है। हो सकता नहीं है, होगा, ठीक है? डोंट से कि हो सकता है, होगा, ठीक है? इनफैक्ट अगर ये रॉड थी, इनफैक्ट अगर ये रॉड थी और इस रॉड का लेंथ था L नॉट, तुमने F लगाया और उस F के कारण इसकी लेंथ हो गई L नॉट प्लस डेल्टा L, हाँ या ना? तो ऐसे तो बोल सकते हैं कि दिस इज लाइक अ स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग अंदर की तरफ खींच रहा है kx से, तो k हो गया YA बाई L नॉट और x हो गया डेल्टा L, हाँ या ना? यही तो है, यही तो हमने किया है बेसिकली, हाँ या ना? प्रॉपर स्प्रिंग से रिलेट कर दिया, नहीं कर दिया? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? और साथ में ये बता दो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती थी? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड सर हाफ के half kx2 इन स्प्रिंग कैसे निकालते थे? इंटीग्रेट करके निकालते थे ना? यस सर। किसी को याद ही नहीं आ रहा। ऐसे करते थे कि y डिस्टेंस पे तक चले गए तो वहां पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स ky, उसके कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा dy, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा ky इंटू डी वाई इंटू कॉस जीरो का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वेयर, वाई गोज फ्रॉम जीरो से एक्स, दिस इज वर्क डन, दिस गोज इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस रॉड के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई? हाफ के को लिख दो वाई ए बाई एल नॉट इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, चलेगा? मतलब मेरे को ये फॉर्मूला, रेड वाला फॉर्मूला याद ही नहीं है, सही पूछा जाए तो मेरे को याद नहीं है ये फॉर्मूला, मुझे इससे रिलेट करके ही करता हूँ हमेशा, क्वेश्चन भी ऐसे ही करूंगा कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग छोड़ो, अब रॉड कितनी होगी एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड? हाफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह लिख देना वाई ए बाई एल नॉट, एक्स की जगह लिख देना डेल्टा एल, डन? एवरीबॉडी यस सर। पक्का? Yes, sir. अच्छा कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ भाई? असलियत में तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है रॉड में, अब कोई पूछे कि एनर्जी स्टोर कहाँ हुई, हम ये कहेंगे बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो गई ना, तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द बॉडी? डेंसिटी का मतलब क्या है? Energy stored per unit volume. बिल्कुल सही कह रहे हो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कौन सी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे? टेक्निकली तो फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन जनरली डेल्टा एल होता है काफी छोटा, तो वो ओरिजिनल वॉल्यूम से ही डिवाइड कर देते हैं, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी हो सकती है? क्या लिख दूं? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया हाफ इंटू वाई ए बाई एल नॉट इंटू डेल्टा एल का स्क्वेयर अपॉन ए एल नॉट, ए से ए कट गया, क्या फॉर्मूला बना गाइस एनर्जी डेंसिटी का? हाफ इंटू वाई डेल्टा एल बाई एल नॉट का स्क्वेयर, ये किताबों में कई बार ऐसे लिखा होगा हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वेयर, चलेगा? यस सर। Yes, sir. इसको चाहें तो y को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अब तो बिल्कुल ही रिलेट हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये तो पक्का देखा होगा, एनर्जी डेंसिटी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, गॉट इट? यस सर। चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी।
किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? आ गया सर। ठीक है, लिख लो तो बता देना। गॉट इट? आगे बढ़े? 1 मिनट सर। यस सर, हो गया। सर इसमें भी फिर यही assumption है कि एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी। ऑब्वियसली। ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्या कह सकते हैं? सपोज करो सेकंड इज बल्क मॉडुलस। सेकंड इज बल्क मॉडुलस। गाइस स्टोरी ये थी कि बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। स्टोरी ये है, यंग मॉडुलस किस में लगाओगे? सॉलिड में लगाओगे ना। सॉलिड तो खींचोगे यार तुम। यस सर। तुम गैस को थोड़ी खींच दोगे तुम लिक्विड को थोड़ी खींच दोगे, बोलो हाँ। यस सर। या कंप्रेस कर दोगे, तुम सॉलिड को करोगे। तो यंग मॉडुलस सॉलिड के लिए डिफाइंड है, शियर मॉडुलस भी सॉलिड के लिए डिफाइंड है, बल्क मॉडुलस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए डिफाइंड है। समझ में आई बात? तुम कहोगे ऐसा कैसे? यार मान लो एक लोहे की बॉल ले ली, आयरन की बॉल। चारों तरफ सुन लो, से है ना। हाँ, क्योंकि आयरन की बॉल है, उसका वॉल्यूम V नॉट है। बाहर का प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा, बाहर का प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसका भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, बोलो हाँ। यस सर। अगर मैं एक पिस्टन में लिक्विड ले लूं, एक सिलेंडर में पिस्टन लगा के अंदर लिक्विड ले लूं, और अगर मैं इस पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करने लगूं, तो हम ये कह सकते हैं इसका भी वॉल्यूम हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा, गैस में ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बल्क मॉडुलस जिसमें हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए डिफाइंड है। तो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और शियर मॉडुलस इज अगेन डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड। सॉलिड्स। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो डीपी अपॉन डीवी बाई वी, यही तो होगा। यस सर। हालांकि एक प्रॉब्लम आ जाती है, किताबों में ऐसे नहीं लिखा होगा, ध्यान से देखना। बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है। अब बल्क मॉडुलस में प्रॉब्लम क्या आएगी? जब तुम प्रेशर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगी ना। तो Yes, डीपी sir. अगर पॉजिटिव है तो डीवी हमेशा नेगेटिव होगा, और डीपी अगर नेगेटिव है तो डीवी हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा अपोजिट साइन के होंगे। तो बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन में आगे क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देन दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं है? एवरीबॉडी गॉट इट? अरे आया समझ में? नहीं आया? यस सर। यस सर। बल्क मॉडुलस हो गया माइनस डीपी बाई डीवी इंटू वी। ठीक है, या फिर माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी। अब अगर गैस पे बात करें, अगर हम गैस पे बात करें, तो जो ये क्वांटिटी है, ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। बल्क मॉडुलस प्रोसेस पे डिपेंड करेगा अगर गैस की बात करें तो। क्यों? अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बल्क मॉडुलस विल बी 0? यस सर। अगर आइसोकोरिक है, तो क्या मैं कह सकता हूं बल्क मॉडुलस विल बी इंफिनिटी? अरे वॉल्यूम कांस्टेंट यार, Yes, sir. रिजिड बॉडी का तो बल्क मॉडुलस वैसे भी सोच सकता हूं इंफिनिटी होगा, हाँ या ना? वॉल्यूम कांस्टेंट का Yes, मतलब sir. क्या हुआ? रिजिड बॉडी हो गई। डीवी 0 कर दो, आइसोकोरिक में डीवी 0 कर दो तो बल्क मॉडुलस इंफिनिटी हो गया। आइसोबारिक में डीपी 0 कर दो तो बल्क मॉडुलस 0 हो गया। कैन यू फाइंड
bulk modulus for isothermal and bulk modulus for adiabatic. Everybody, कुछ तो पंगे आ रहे हैं मेरे इसमें. Anybody? आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस निकला. आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? निशा बताएगी. क्या? मैं बोल रही तुम्हारी आवाज कट रही है. टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट. चलो भाई ठीक है. इसका मतलब PV इज nRT. दिस इज कांस्टेंट ना. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? PV इज कांस्टेंट. अब मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है. या तो डिफरेंशिएट यहीं पे कर दो. क्या कहोगे? PdV प्लस VdP, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इज DK. DK इज 0. हो गया. तो ये आ गया V dP by dV इज माइनस P. तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस हो गया माइनस ऑफ माइनस P. दिस इज P. हाउस दैट? बोलो हाँ. यस सर. एवरीबडी गॉट इट और नॉट? नहीं समझ में आए पूछ लो. या फिर यहां से पहले डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगाया. या फिर ऐसे भी कर सकते थे, लॉग ले लो, लॉग ऑफ बोथ साइड्स. ln P प्लस ln V इज ln K. और अब डिफरेंशिएट कर दो. दिस विल बी dP by P प्लस dV by V इज 0. तो V dP by dV इज माइनस P. चलेगा? अब ये हो गया तो एडियाबैटिक का खुद कर सकते हैं. डेल्टा P अपॉन डेल्टा V. व्हाट? अरे एडियाबैटिक का होता था PV गामा कांस्टेंट. यस सर. लॉग ले लो, ln P प्लस गामा ln V इज ln कांस्टेंट. डिफरेंशिएट कर दो, dP by P प्लस गामा dV by V इज 0. V dP by dV. तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस हो जाएगा गामा P. चलेगा? एवरीबडी यस सर. पक्का समझ में आया है कुछ कुछ? यस सर. गुड. आगे बढ़े? सर 1 मिनट नोट करना है. ठीक है. अरे अगले चैप्टर में आएगा. अगले से अगले चैप्टर में वेव्स जब पढ़ाऊंगा ना, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती थी, स्पीड ऑफ साउंड होती थी, उसका वो आता था डेरिवेशन के बाद, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी. अब न्यूटन ने बल्क मॉडुलस क्या सोचा कि गैस के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है जब साउंड जाती है, तो वो होता है आइसोथर्मल. तो उसने बोल दिया P by rho. फिर वो गलत था, उससे एक्सपेरिमेंटली आंसर मैच नहीं किया. तो फिर लैपलेस ने आके कहा देख ऐसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. तो इसलिए उसने करेक्शन किया, लैपलेस ने करेक्शन किया और उसने कहा गामा P by rho. समझ में आई बात या नहीं आई? तो उस टाइम पे जब मैं ये कहूं कि गैस के अंदर बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए P होता है और एडियाबैटिक के लिए गामा P होता है, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, वो मैंने यहां पर बता दिया. गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर. ये लैपलेस ने करेक्शन किया था. इसीलिए मैं कहता हूं चीजों को इंटर रिलेटेड है या नहीं है चीजें. यस सर. फिजिक्स में तो कुछ ज्यादा ही है. हो गया? भाई तीसरा वाला हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला क्या हो गया?
शेयर मॉडुलस, क्या मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा f बाई ए थीटा। हो गया, चलेगा ना? ऐसे f लगा दिया। एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला या ये वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये फिक्स कर दिया। ये वाला एरिया लेंगे तो f बाई ए और ये थीटा हो जाएगा, जिससे वो टेढ़ा हो गया। ये हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस बोल दो। क्या बोल दो? शियर मॉडुलस। ओके भैया, थ्योरी हो गई खत्म। अब आ जाएं कुछ क्वेश्चंस पे एवरीबॉडी। सर एक बार ऊपर कर दो प्लीज। हाँ गाइज, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम, ये कैसी इंग्लिश मारी है, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये स्टील वायर है, उसको सपोर्ट से टांग दिया। व्हेन लोडेड विद अ वेट इन एयर इट इलोंगेट्स बाय एल ए। इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट थी और अब इस वायर के नीचे वेट टांग दिया तो इट इलोंगेट्स बाय एल ए। चलेगा? यहां पर टेंशन ऊपर लग रहा होगा वेट पे, नीचे mg लग रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं T इज इक्वल टू mg एंड दिस टेंशन इज इलोंगेटिंग दिस वायर। दिस टेंशन इज इलोंगेटिंग दिस वायर। एम आई राइट गाइज? हाँ या ना? वायर को अगर देखा जाए तो Yes, sir. वायर को खींचा किसने है? वायर को तो टेंशन ने खींचा है ना। गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes. तो हम ये कह सकते हैं दिस टेंशन इज वाई ए बाई एल नॉट इंटू डेल्टा एल हो गया एल ईयर। गॉट इट? यहां तक का समझ में आ गया? अब ये कह रहा है व्हेन द वेट इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर। अब इसको पानी में डुबो दिया तो पहले से तो इलोंगेट होगा ही नेचुरल लेंथ से, लेकिन इलोंगेशन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अब ऊपर लग रहा है टेंशन टी डैश और पानी में डुबो दिया वेट को, ऊपर लग रहा है बॉइंट फोर्स और नीचे लग रहा है mg। सो कैन आई से टी डैश इज mg माइनस बॉइंट फोर्स यस सर। एंड दिस टी डैश इज इलोंगेटिंग दिस वायर। तो टी डैश क्या हो जाएगा? वाई ए बाई एल नॉट और इस लेंथ को इसने बोल दिया एल वाटर, इलोंगेशन इन वाटर इनटू एल वाटर। गॉट इट और नॉट? किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. आ गया sir. आ गया ना? अब दोनों को कर दो डिवाइड। अब दोनों को कर दो डिवाइड तो ये आ जाएगा mg अपॉन mg माइनस पॉइंट फोर्स इज एल एयर अपॉन एल वाटर। m को लिख देना v रो बॉडी g, m को लिख देना v रो बॉडी mg को, और पॉइंट को लिख देना v रो लिक्विड g। यहां तक भी चलेगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछा है, मतलब डेंसिटी बॉडी अपॉन डेंसिटी लिक्विड पूछा है। ठीक है कि नहीं है? तो ये आ जाएगा रो बॉडी बाय रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी बाय रो लिक्विड माइनस 1 इज इक्वल टू एल ए बाय एल डब्ल्यू। के अपॉन के माइनस 1, के पूछा है, के कितना आ गया? के आ गया एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू। डन? किस किस को समझ में आ गया है? Yes. Everybody? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। गुड। अरे यार, तो इस पे तो क्वेश्चन बेस्ड कुछ भी हो सकता है ना। यंग मॉड्यूलस पे बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आसान से आ जाएंगे। ऐसे दे दो। हेलो सर 1 मिनट ऊपर कर दो, नोट करना है। करो करो, नोट करो। अरे बस एक बार ग्रीन वाला पार्ट समझा दो। समझाऊं क्या, ये बताओ ना। मतलब यहाँ पर मैंने जी से जी काट दिया, वी से वी काट दिया, आंसर बन गया रो बॉडी बाय रो बॉडी माइनस रो लिक्विड इज एल ए बाई ए डब्ल्यू। हो गया? इसके बाद क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछा है उसने। उसने पूछा है रो बॉडी बाय रो लिक्विड कितना होता है। तो यहां से यहां तक तो पहुंचना तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, यस सर। हाँ गाइज, सो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा अब ये देखो सब, अरे कुछ भी क्वेश्चनों में आ सकता है बेटा। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, मान लो ये कह दिया, ये वायर लगा दिया, ये M2 है, ये M1 है, और इस पूरे वायर का टोटल लेंथ कितना है, L0। तो क्या मैं कह सकता हूं टेंशन कितना हो जाएगा, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, हाँ या ना? इसको लिख दूंगा YA बाय L0 इंटू डेल्टा L, चलेगा ना? और किस किस को ये समझ में आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये होगा नहीं। अब तुम सोचो मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो ये क्या पूछ सकता है, इलोंगेशन इन वायर पूछ सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कि मतलब उसने कहा कि भाई ये वायर लिया मैंने, ये वायर लिया, ये ऐसे लिया, और इसको गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया ए से, और नीचे मास टांग दिया, मैंने कहा ऐसे हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। टी कॉस थीटा इज mg एंड टी साइन थीटा इज ma, एंड टेंशन हो जाएगा m रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू YA बाय L0 इंटू डेल्टा L। डन हो गया? Yes, sir. अब किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है ना ये चीज, इलास्टिसिटी वाली? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसी में भी हो सकता है। हाँ, किसी में भी हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। गॉट इट और नॉट? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी चीज पे बेस्ड, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और बोलो एवरीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, करोगे? Yes, sir. Yes, sir. A sphere of radius 10 centimeter and mass 25 kilo is attached to the lower end of a steel wire which is suspended from the ceiling. भाई ये क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता था ना, ऐसे छोड़ दें, ये भी पूछ सकता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ से छोड़ दिया इस मास m को, ये लेंथ L0 है, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेना v, क्या हो जाएगा, लॉस इन जीपी mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर इलोंगेशन इन वायर क्या क्रिएट करेगा, टेंशन, तो T माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय r v स्क्वायर बाय L0, तो T माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय L0। टेंशन निकल गया mg प्लस m v स्क्वायर बाय L0 इज YA बाय L इंटू डेल्टा L। इस टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। mg प्लस mv स्क्वायर बाय L0 आ जाएगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज YA बाय L0 इंटू डेल्टा L, हाँ या ना? Yes, sir. इसमें क्या किया है इसने कहा है स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, ये ऐसे है, स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और स्टील वायर है, इसका फ्लोर से इसका सस्पेंशन पॉइंट है 521, इसका रेडियस 10 है तो डायमीटर 20 हो गया, चलेगा? और ये लेंथ थी 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर सॉरी, तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया? ये जस्ट टच करने वाला है तो चेंज इन लेंथ 1 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया? यस सर। Yes, आपने sir. कहा कि ओके YA बाय L0 इंटू डेल्टा L की जगह लिख देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर mg प्लस mv स्क्वायर बाय L, और L कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का रेडियस लोगे, सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा? 500 प्लस 10, 510 या 5.1 मीटर। गॉट इट और नॉट? ये गलती भी कर सकते हैं बच्चे। Yes, sir. सर्कुलर मोशन तो किसका, सेंटर ऑफ मास का लोगे ना, तो mv स्क्वायर बाय r में r की क्या लेना चाहिए? 5 मीटर लेना चाहिए या 510 लेना चाहिए? 510 सेंटीमीटर लेना चाहिए ना गाइस। गॉट इट और नॉट? Yes, sir.
Yes, sir. ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में कुछ? एवरीबॉडी ऐसे गॉट इट? इसमें सारी लेंथ्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, या ऐसे ही चल जाएगा काम? क्या मतलब एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ, यस सर। ऑब्वियसली मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब देखो बच जाएंगे, कैसे बच जाएंगे? जैसे वाई ए, अब अगर ये डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर में लूं तो ये एल नॉट भी 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में ले लेता हूं, तो ओरिजिनल लेंथ हो गई 500 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, हाँ या ना? लेकिन यहाँ Yes, पर sir. 5.1 लेना, गॉट इट और नॉट? यस सर। Okay, sir. एवरीबॉडी यहां तक का समझ में आ गया? अब सपोज करो एक और तरह का क्वेश्चन। कभी अगर वायर को टांग दिया, बाय द वे ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, मास m है, लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, यंग मॉडुलस y है, फाइंड इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट, क्वेश्चन समझ में आया? यार अपने बोझ के कारण ये खिंच जाएगा, नहीं खिंच जाएगा? नहीं समझे सर। भाई? अगर मैं एक वायर को, इसका ये सोचो बड़ा हैवी सा है, इसको टांग दूं तो ये अपने ही बोझ के कारण नीचे खिंच जाएगा ना, थोड़ा सा लेंथ में चेंज आ जाएगा, Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लेंगे हम? सोच के बता रहा हूं मैं, सोच रहा हूं, आई एम स्टिल थिंकिंग। इसमें ऐसे कह सकता हूं कि नीचे से अगर x डिस्टेंस पे देखूं, छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का, इस dx लेंथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये dx है, मैं ये कह सकता हूं नीचे से लगेगा t और ऊपर लगेगा t प्लस dt। कुछ समझ में आया? Yes, sir. dmg नीचे लगेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसे मान लो ये टेंशन है 15 न्यूटन, dmg हो गया 0.01 न्यूटन, तो ऊपर हो गया 15.01 न्यूटन, चलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स मोर और लेस 15 न्यूटन है? किस को ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यही तो कह सकता हूं कि ये 15 न्यूटन है, ये दोनों तरफ से खींच रहा है इसे, तो उसके कारण इस dx के अंदर चेंज इन लेंथ आ जाएगा dz, ऐसे हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा dx प्लस dz। किस को ये अच्छे से समझ में आया? भाई पहली बात तो ये हो गई कि टेंशन वेरिएबल है, हाँ या ना? वायर में टेंशन वेरिएबल आता है, नहीं आता है? अगर मास वाला वायर टांग दे, मास वाली रॉड टांग दी, अगर मास वाली रॉड टांग दें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर जगह टेंशन विल बी डिफरेंट? यहाँ कैसे टेंशन निकालते थे? एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कैसे निकालते थे? यहाँ पे टेंशन निकालने मैं का डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है बेटा, मैं ये कहता था कि यहाँ पे टेंशन ऐसे निकालते थे, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, तो इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको ऐसे ट्रीट करो कि दो डिफरेंट डब्बे हैं कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, एक डब्बा तो ये हो गया और एक डब्बा ये हो गया, याद आ रहा है? ऐसे करते थे हम न्यूटन यस लॉस में। सर। Yes, sir. और फिर हम ये कहते थे कि यहाँ पे लगेगा T और नीचे लगेगा m1g, हाँ या ना? तो टेंशन वुड बी इक्वल टू m1g, हाँ या ना? यस सर। और इतने पूरे पार्ट का मास कितना होगा? इतने पूरे पार्ट का मास हो जाएगा m/l इंटू एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ टेंशन हो जाएगा m/l इंटू एक्स जी, ये टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, x नीचे से लिया है मैंने, नीचे से लिया है, तो मैं कहूंगा जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर टेंशन कितनी है? 0, और ऊपर जाते जाते टेंशन कितनी हो जानी है? mg के बराबर हो जानी है। तो हर Yes, जगह sir. टेंशन क्या हो गई? वेरिएबल हो गई।
हर जगह टेंशन क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। गॉट इट और नॉट? यस तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि हमने ये जो रॉड टांगी है उसमें ऐसे सोचा जाए कि इस पूरी रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो? क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर टेंशन जो दोनों तरफ से लगेगी वो अलग लगेगी, इस छोटे से पार्ट पे जो टेंशन दोनों की तरफ से लगेगी वो अलग लगेगी, इस छोटे से पार्ट पे जो टेंशन दोनों की तरफ से लगेगी वो अलग लगेगी, हाँ या ना? Yes, तो sir. हर छोटे छोटे पार्ट में इलोंगेशन जो आएगा वो अलग अलग आएगा। यस सर ऊपर जाता जाऊंगा तो टेंशन बड़ी होती जाएगी, तो ऊपर वाले पार्ट्स में इलोंगेशन जो छोटे छोटे पार्ट पे आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इलोंगेशन इन द नीचे वाला पार्ट। Yes, sir. सबको चमका या नहीं चमका? यस सर Yes, sir. तो इसमें इलोंगेशन निकालने का स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं कि तरीका ये है कि जब इसमें इलोंगेशन निकालनी थी ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो नीचे से डिस्टेंस x पे पहले तो टेंशन निकालो। वो टेंशन क्या हो जाएगी, ऊपर t लग रहा है नीचे m1g लग रहा है, इस पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल लिया। t तो आ गया m/l इंटू x इंटू जी, सही है कि नहीं है? चलेगा? यस सर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे, ये सेकंड स्टेप होगा। अब इस रेड वाले पार्ट पे क्या कहोगे कि ऊपर से लगा t प्लस डी टी और नीचे से लगा t और एक और भी लगेगा dmg। मैं ये कहूंगा जो ये t दोनों तरफ से लग रहा है ये इसको इलोंगेट करेगा मोर और लेस, हाँ या ना? Yes, sir. इससे इसकी चेंज इन लेंथ आ गया dx प्लस dz। अब इस पे जरा वो फॉर्मूला लगा के देखो यंग मॉडुलस वाला, क्या कहेगा वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कहेगा t at x is ya by original length is dx and change in length is dz। किस किस को ये समझ में आया? एवरीबॉडी? यस आ गया सर. अब मैं कहूंगा m/l इंटू एक्स जी इंटू डी एक्स बाय वाई ए इज डी जेड, हाँ या ना? यस सर अब दोनों तरफ समेशन ले लो, दोनों तरफ समेशन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में? डेल्टा जेड आ जाएगा कि डेल्टा जेड इन छोटा सा पार्ट नीचे वाला पार्ट, इसमें डेल्टा जेड जो इलोंगेशन आई, इस वाले पार्ट में डेल्टा Z2, इस वाले पार्ट का डेल्टा Z3, इस वाले पार्ट का डेल्टा Z4। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में तो सब छोटे छोटे पार्ट्स का इलोंगेशन का सम हो गया तो डेल्टा एल हो गया, हाँ या ना? यस सर और Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? mg बाय वाई एल, mg बाय वाई एल x इंटू डी एक्स, और x शुड गो फ्रॉम 0 से लेकर l, हाँ या ना? ये कितना आ गया? mg l स्क्वेयर अपॉन 2ya mgl अपॉन 2ya। ये आ गया हमारा चेंज इन लेंथ। अच्छे से समझ में आया या नहीं आया गाइस? Yes, sir. एक और चीज भी है इसमें, अगर कोई ये कह देता अपर हाफ में इलोंगेशन कितना आया, क्या डेल्टा एल का आधा कर दूंगा मैं? या लोअर हाफ में No, नो सर, क्योंकि अपरा ज्यादा और लोअर अपना अलग होता है. एग्जैक्टली इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अपर हाफ Yes, के लिए l/2 से l ले लोगे, x नीचे से लिया है ना मैंने, Yes, Yes, sir. l/2 से l ले लोगे, और लोअर हाफ में 0 से l/2 ले लोगे। यस सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जिसको समझ में आया उसको तो चल गया। जो बच्चे रटते हैं ना, क्योंकि मेरे से पढ़े हुए कई बच्चों ने गलत किया है और मेरे से पूछा कि सर ये गलत कैसे हो गया। उन्होंने क्या किया, अपर हाफ में इलोंगेशन पूछ ली, उन्होंने डेल्टा एल का आधा कर दिया। मैंने कहा तुम्हें समझ में ही नहीं आया था, तुम्हें इसका मतलब समझ में ही नहीं आया था मैंने क्या पढ़ाया है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर अगर अपर हाफ में पूछ रहा है तो तुम्हें फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट चेंज करके। यूनिफॉर्म इलोंगेशन थोड़ी आ Yes, रही है। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यहां तक का समझ में आ गया? यस सर अब मान लो इसी का ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि ये जमीन है, ये जमीन है, और यहां से F लगा दिया, और ये स्मूथ ग्राउंड है, इसमें इलोंगेशन आएगा या नहीं आएगा? अभी तक तो मैं कह रहा था ना इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, इसमें टेक्निकली डिफॉर्मिंग फोर्स है।
कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हम ये कहेंगे पूरे का एक्सेलरेशन ले लो ए हो जाएगा एफ बाई एम। यहां तक का चलेगा? यहां तक तो सही है। यस अब सर। यहां पर एक्स पे टेंशन निकालनी है। एक्स पे टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? दो हिस्सों में तोड़ दो। अब पीछे वाले पे तो T इज इक्वल टू M1A से निकल जाएगा, और आगे वाले से निकालूंगा तो F माइनस टी इज M2A से निकलेगा। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा। T इज इक्वल टू M1A से निकल जाएगा। M1 तो हो जाएगा M बाई एल इंटू एक्स, और A हो जाएगा F बाई एम। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा Fx बाई एल। चलेगा यहां तक या नहीं चलेगा? और आगे वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा? F माइनस टी इज M2A। M2 को लिख देंगे M बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और A को लिख देंगे F बाई एम। ये बन जाएगा हमारा F माइनस एफ एक्स बाई एल। सेम ही आ रहा है, F से F कट गया, T इज F। यस सर। उसके बाद यहां पर छोटा सा एलिमेंट ले लो, x पे छोटा सा एलिमेंट ले लो dx लेंथ का। ये टेंशन हमारी x पे डिपेंडेंट आ रही है। सोच भी सकते हैं x इक्वल टू 0 पे टेंशन कितनी है, डाल के इक्वेशन में 0, और x इक्वल टू l पे टेंशन कितनी है, f। वो बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ते बढ़ते f के बराबर हो रही है टेंशन थ्रू आउट द रॉड। बोलो हाँ। यस सर। यस Yes, उसके sir. बाद मैंने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट पे इधर लग रहा है t, इधर लग रहा है t प्लस dt, dt और इसकी एक्सेलरेशन हो गई a, और ये हो गया dm। तो dt इज इक्वल टू dma, और दोनों तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स क्या बोल सकते हैं? t बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? यस और सर। ये लेंथ थी dx, ये लेंथ थी dx, और ये लेंथ हो गई dx प्लस dz, ये लेंथ हो गई dx प्लस dz। तो हम ये कहेंगे t इज इक्वल टू वाई ए बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज dx इंटू चेंज इन लेंथ इज dz। dz इज द चेंज इन लेंथ ऑफ dx। dx में हल्का सा चेंज, बहुत छोटे से लेंथ में बहुत और छोटा सा चेंज, हाँ या ना? t को लिख देना fx बाई एल इंटू dx अपॉन वाई ए इज dz कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x गोज फ्रॉम 0 से l, ये हो गया डेल्टा l। कितना आ रहा है? fl अपॉन 2y। चलेगा? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. अब तुम्हें क्या समझ में आया? जैसे बच्चे ने न्यूटन लॉ ढंग से नहीं पढ़ा, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना नहीं आता, उससे ये क्वेश्चन होगा क्या? होगा No, क्या? sir. नहीं सर। होगा. वो मेरी शक्ल देख रहा होगा यहाँ पे बैठ के। तो इसीलिए हम कहते हैं पिछली चीजें याद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये प्रीवियस ईयर में आया है। ये क्वेश्चन जब आया तो लोग कहते हैं ना, ये यंग मॉडुलस का क्वेश्चन था, इलास्टिसिटी का आ गया, आजकल मैकेनिक्स का आता है, आजकल ना इन फालतू के चैप्टरों से, एंड वाले चैप्टरों से ज्यादा आता है। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन टेक्निकली पहले मैकेनिक्स आना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। बाकी तो अपना दिमाग खराब कर रहे हो तुम, यहां पर इसको रटोगे थोड़ी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। क्यों निशा बेटा, समझ में आई बात है, नहीं आई? यस सर। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अब होमवर्क क्वेश्चन क्या हो सकता है? इधर से लगा दिया F1, इधर से लगा दिया F2, और ये हो गया हमारा YAL। यूनिफॉर्म रॉड है, ऑब्वियसली मैं यूनिफॉर्म लेके ही सॉल्व कर रहा हूं। यूनिफॉर्म रॉड है, सपोज कर दो F1 ग्रेटर देन F2, फाइंड डेल्टा L, फाइंड डेल्टा L, हाँ या ना? यस सर। ये होमवर्क है तुम्हारा। और जो लोग चीटिंग करते हैं ना, आंसर ही बता देता हूं, F1 प्लस F2 बाई 2 मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ आएगा शायद, मे बी। कर लोगे, ट्राई कर लोगे गाइज? यस सर। Yes, sir. यस। ये सारे यूनिफॉर्म रॉड वाले क्वेश्चन थे। मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया होता, तो ये रॉड है,
और इसमें लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, कुछ भी फंक्शन ले लो, लैम्डा नॉट एक्स ले लो, चलो एक्स स्क्वायर वाला होमवर्क हो जाएगा। यार ये क्या चीज है, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंडेंट है। अब क्या करेंगे, पहले तो एक्स डिस्टेंस पे टी निकालेंगे, वो टी कितना निकालेंगे, टी हो जाएगा m1g, चलेगा। m1 इसका मास होगा, इसका मास खुद नहीं पता हमें, तो फिर मेरे ख्याल से एक वेरिएबल ले लूंगा y और वहां पे dy ले लूंगा, तो dm कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट y इंटू डी वाई, हाँ या ना, चलेगा नहीं Yes, sir. चलेगा। उसका समेशन ले लूंगा, कहां से, 0 से लेकर x तक, ये dy हो गया। इसका समेशन ले लूंगा 0 से लेकर x तक, तो ये आ गया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2। तो टेंशन एट x कितना आ जाएगा, m1g, m1 हो जाएगा, ये m1 हो गया, ये m1 हो गया, तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। अब यहां पे टेंशन आ गई x पे। अब दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैं क्या सोचूंगा कि यहां पर छोटा सा एलिमेंट ले लो dx वाला। अब इस पे दोनों तरफ से क्या लग रहा होगा, मोर और लेस t लग रहा होगा, तो t एट x इज y a बाई डी एक्स इंटू डी जेड, चलेगा। ये हो गया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन वाई ए का इंटीग्रेशन 0 से l, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट l क्यूब जी बाई 6 वाई ए इज डेल्टा एल। गॉट इट और नॉट? किस किस को समझ में आया है क्वेश्चन? एवरीबॉडी? Yes, sir. सर के ऊपर से गया ना? थोड़ा सा। Sir, थोड़ा थोड़ा बहुत। भाई इसमें इसमें सर के ऊपर से जाने का कुछ था भी नहीं। तुम सर एक लोग बार फिर से देख लेंगे तो अभी फिर। Yes, sir. नहीं, पॉइंट इसकी, इसके बाद मैं इस चीज पे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। एक होमवर्क तो हो जाएगा, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की जगह को ले लो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, हो गया। फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये रॉड ले लो, इस पे इधर लगा दी एफ, और ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। एक्स डिस्टेंस पे मास पर यूनिट लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दो लैम्डा नॉट एक्स, हाँ या ना? Yes, sir. और फिर एक बार ले लो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। किस किस को समझ में आया है? 2 अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, चलेगा? सर यस सर। यस सर। पहले तो इंटीग्रेट करके पूरा मास निकलेगा, फिर एक्सेलरेशन निकलेगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 3 बार इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, एक बार इंटीग्रेट करके मास निकलेगा, दूसरी बार इंटीग्रेट करके m1 निकलेगा, Yes, sir. तीसरी बार इंटीग्रेट करके इलोंगेशन निकलेगा। थिंक, Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. एवरीबॉडी? यस सर। और यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ सर, लिख लिया। इसी का भाई बंधु क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये ले लो अर्थ, और अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन में मिला हो गया। क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे है, यहां पर एक चेन टांग दी, इस चेन का लेंथ ले लिया L0, चलो यूनिफॉर्म ले लो, यूनिफॉर्म ले लो, लैम्डा इज यूनिफॉर्म, और ये रेडियस r हो गया, अर्थ का मास m हो गया। पहले तो टेंशन निकालना सीखो, क्योंकि इसमें टेंशन mg करके नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें g वेरिएबल है। और बोलो, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। निशा बेटा समझ में आया?
भाई mg करके Yes. करते थे, इसमें mg तो करके लग नहीं सकता क्योंकि g तो कांस्टेंट नहीं है। यस सर। अर्थ के अंदर सुरंग करके खोद के हमने टांग दी रस्सी, हाँ या ना। और फिर पहले तो टेंशन इसका मतलब निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट करके इलोंगेशन निकालोगे। बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट और नॉट? गाइस यहां तक के क्वेश्चन तो लिख लिए ना, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? इधर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी करना है, होमवर्क क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म टेपरिंग कोनिकल वायर, बाय द वे ये जेई मेन में आया है 2016 में। टेपरिंग वायर made up of material of young modulus y has a unextended length L. The radii at the upper end is R, lower end is 3R. Upper end of the wire is fixed to rigid support and a mass capital M is suspended from the lower end. ऐसे वायर बना दिया मेरे ख्याल से, ये ऐसे कह रहा है, ये वायर है। Everybody got it? आयुष, प्रभाकर, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है? यस सर। This question I consider is one of the toughest questions of the paper. ये रेडियस A है मान लो, ये रेडियस B है, ये लेंथ L0 है, और नीचे मास टांग दिया M, नीचे मास टांग दिया M। एवरीबॉडी, क्योंकि इसने वायर का कुछ बताया नहीं डेंसिटी के बारे में, तो क्या मान लूंगा? वायर क्या मान लूंगा? मासलेस। मासलेस मान लूंगा। अगर मैं वायर को मासलेस मानूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं टेंशन थ्रू आउट वायर सेम होगी? यस सर। यस सर। क्योंकि ये तो समझ में आ गया, नीचे वाला जो mg लग रहा होगा, नीचे ऊपर टेंशन, नीचे mg, हाँ या ना? तो यहाँ पे टेंशन तो mg के बराबर हो गई। अब अगर मैं कहीं पे भी ऐसे सिस्टम मान के सोचूं तो मैं कह सकता हूं ना, नीचे तो mg ही लगेगा तो ऊपर टेंशन t ही लगेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेंशन तो थ्रू आउट सेम होगी, लेकिन इलोंगेशन में एक प्रॉब्लम आ गई ना। तुम क्या कहते थे? डिफॉर्मिंग फोर्स इज YA/L0 इंटू डेल्टा L लिखते थे। प्रॉब्लम क्या आ गया? हर जगह एरिया तो वेरिएबल हो गया है, नहीं हो गया? यस सर। यहां से मुझे समझ में आया कि ऐसे में डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस लेनी पड़ेगी, और ये कहना पड़ेगा इस dx थिकनेस में दोनों तरफ लगा टेंशन तो हो गया mg। बोलो हाँ। इस y एरिया को लिख दूंगा यहां पे πr², ओरिजिनल लेंथ को लिख दूंगा dx, और चेंज इन लेंथ को लिख दूंगा dz। किस किस को ये समझ में आया? और r ये वाला रेडियस हो गया। किसी को ये समझ में आ जाए तो आगे बात कर सकते हैं। इस छोटे से पार्ट पे देखा जाए, यस सर। दोनों तरफ से टेंशन सेम लग रही थी, ऐसे हर पार्ट पे टेंशन सेम ही लगेगी। प्रॉब्लम इसकी हर एक का एरिया अलग अलग हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो टेंशन इज YA/dx इंटू dz करूंगा, नहीं करूंगा? यहां पे प्रॉब्लम क्या है? एरिया इज वेरिएबल, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं? उसके बाद अब ये मैथ का क्वेश्चन बन गया, इसको लिख देना mg dx अपॉन y इंटू पाई, r² को लिख दोगे a प्लस b माइनस a x/l का होल स्क्वायर इज dz। ये अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, लिक्विड्स में मैंने कराया था। ये तो डेल्टा L बन जाएगा, और ये x0 से, अभी उसमें भी करा था कंडक्शन में, x0 से L हो जाएगा। सिमिलैरिटी एंड वो सब करके रेडियस लिखना, हाँ या ना? यस सर। और ये बन जाएगा mg अपॉन y पाई, और ये बन जाएगा -1 अपॉन a -1 अपॉन एक सेकेंड, x को L पुट करूंगा तो b बनेगा, b, और -1/a, और ये लिमिट भी डाल दी, और अपॉन b माइनस a/L हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस a कट जाएगा, इस डेल्टा L, वो बन जाएगा mg L अपॉन y पाई ab इस डेल्टा L प्लस L कर देना, प्लस L कर देना। मतलब तुम्हें लग रहा था ये मेंस के हिसाब से क्वेश्चन था? नहीं था एडवांस।
मैंने खुद से नहीं बनाया, देख लो कब आया है, जेई मेन में आया है। हाउ इज दैट? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आने के लिए तुम्हें सारे करने चाहिए ना, इस टाइप तरह के जो ये सारे जितने भी मैंने कराए हैं वो अगर ढंग से समझ में आए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो। एक और होमवर्क क्वेश्चन, ये जो वायर होता था जिसको घुमा देते थे ओमेगा से, ये बताओ ये खींचेगा या नहीं खींचेगा? यस सर। मैं एक लाइन में कर सकता हूं इसका आंसर। टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता था m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2l is ya by dx into dz. डन। यस सर। एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। हाउ इज दैट? यस सर। डर लग गया ना? यस सर। यस सर। आज के लिए इतना काफी है। क्या बोलते हैं, जो है लेक्चर कम से कम भी 2-3 बार लिखना, ठीक है? ओके सर।